नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर कुमार आप लोग को अपने YouTube चैनल रणवीर कुमार ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए मैं आज से हर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास हिंदी गोधवली के गद्यखंड के चौथे अध्याय अर्धनारीश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले हमें उसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रामधारी सिंह दिनकर भारतीय हिंदी साहित्य में एक बहुत ही चर्चित नाम है। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके माता का नाम मनरूप देवी और इनके पिता का नाम राव सिंह था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही अर्जित की। इसके बाद ये मैट्रिक जो है वो 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से करते हैं। मैट्रिक करने के बाद ये आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं और इसी क्रम में ये बीए करते हैं। बीए में इनका जो ऑनर्स पेपर था वो था हिस्ट्री ऑनर्स। इन्होंने 1935 में पटना कॉलेज से बीए किया। इन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलॉसफी पढ़ने में काफ़ी मन लगता था। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी भाषाओं जैसे वंगला, संस्कृत, हिंदी, ऐसे भाषाओं पर इन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया। इन्हीं का परिणाम था कि ये जहाँ जाते वहाँ लोगों के दिलों पे काफ़ी राज करते थे। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को आज़ादी से पहले राष्ट्र विरोधी कवि कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों उस समय अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत जो है वो गुलाम हो। क्योंकि इनकी जो कविता होती थी, जैसे रश्मि रथी हो गई, रश्मि रथी, ये कुरुक्षेत्र, ये सारे जो इनके जो लेखनी में जो इतना धार था कि अंग्रेज सरकार ने क्या किया, इन्हें 4 साल में 22 बार इनका तबादला किया था। जब रश्मि रथी निकली थी तो अंग्रेज सरकार इन्हें राष्ट्र विरोधी कवि कहते थे। ये छायावाद और उत्तर कवियों में जाने जाते हैं। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके अगर एक काव्य को, उर्वशी को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने जितने भी कविताएं लिखी, जितने भी गद्य लिखे, जितने भी पद लिखे, उन सब में वीर रस की प्रभुता थी। कहने का मतलब ये है कि उन सब में वीर रस काफी ज्यादा था। वीर रस कहने से अभिप्राय ये है दोस्तों कि जैसे कि आप सबको पता है कि रस 9 प्रकार के होते हैं। उन्हीं रसों में एक रस होता है वीर रस। वीर रस कहने का मतलब है जो हमारे अंदर क्या करे, हमारी नसों को भड़का दे, हमें देश के प्रति सोचने पे मजबूर कर दे, हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना जगा दे। तो इस तरह अगर हमारे अंदर भावनाएं जागती है राष्ट्र के प्रति, उसे हम वीर रस कहते हैं। तो भूषण के बाद ये हिंदी साहित्य में वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। दोस्तों, इनको राष्ट्र कवि कहने का मतलब ये थे, इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो राष्ट्र को समर्पित थी, चाहे वो आज़ादी की पहले की बात हो या फिर आज़ादी की बाद की बात की जाए। दोस्तों, इनसे पहले भी एक राष्ट्र कवि हुए थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, राष्ट्र के प्रति कविता लिखा था जी। उनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। आपसे एक क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों आपको बोलना है रामधारी सिंह दिनकर।
लेकिन जब आपको पूछे कि राष्ट्र कवि कौन थे, तो दोस्तों राष्ट्र कवि जो भी थे वो मैथिली शरण गुप्त भी थे, लेकिन वो उतनी ख्याति नहीं पा सके जितना कि हमारे दिनकर जी ने पाया। नामवर सिंह तो इन्हें यहाँ तक के कहते हैं कि दिनकर जी जो थे वो अपने समय के वाकई में सूर्य थे। जैसा कि आपको पता है दिनकर सूर्य का पर्यायवाची होता है। जैसे आप देखते हो कि जब पूरा अंधेरा छा जाता है तो सूर्य की एक किरणें क्या करती है, तारों को कि हजार फौजों को, जो तारे सूर्य से काफी बड़े होते हैं, एक एक तारे सूर्य से काफी बड़े होते हैं, उन सारे को क्या करता है, सारे का प्रकाश को अपनी सिर्फ एक किरण से खत्म कर देता है। तो रामधारी सिंह दिनकर भी वैसे ही थे। इन्होंने क्या किया कि जब जब देश को इनकी जरूरत पड़ी तब तब इन्होंने देश को संभालने का काम किया। इन्होंने जब जब देश को जरूरत पड़ी तब तक इन्होंने देश को संभालने का काम किया। जैसे 1942 ईस्वी में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम इनके लेखन के बारे में बात करें तो दोस्तों इन्होंने महज 25 वर्ष की अवस्था में ही लेखनी का कार्य प्रारंभ कर दिया था। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने दोस्तों सबसे पहले छात्र सहोदर नाम से एक काव्य लिखा, और जब ये 25 वर्ष के थे, 21 वर्ष के थे, तो 1925 में इन्होंने छात्र सहोदर काव्य लिखा। और आगे जाकर ये 1928 ईस्वी में क्या करते हैं, एक और काव्य लिखते हैं। धीरे धीरे इनकी काव्य लेखनी जो है वो काफी दृढ़ होते जाती है। दोस्तों अगर इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों 1929 ईस्वी में प्राणभंग, उसके बाद दोस्तों रेणुका जो काफी चर्चित माना जाता है दिनकर की रचनाओं में। आपसे पूछ सकता है कि दिनकर की प्रमुख रचनाओं बताइए, तो आप उसमें रेणुका का नाम ले सकते हैं। रेणुका दोस्तों 1935 में। उसके बाद दोस्तों हुंकार 1938 में। उसके बाद दोस्तों रसवंती 1940 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में। दोस्तों कुरुक्षेत्र को लेकर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा आपसे। कुरुक्षेत्र जो है दोस्तों महाभारत को आधार बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखा गया था, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र है उसमें महाभारत को आधार इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें ये देखा गया था महाभारत में कि कैसे है जो दुनिया सर्वनाश की ओर जा रही है और कैसे हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को सिर्फ शांति से ही दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज का जो परिणाम होता है दोस्तों, अंतिम परिणाम शांति पे ही जाके खत्म। चाहे आप युद्ध की बात करें, इसके लिए दोस्तों आप सुने होंगे लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। उन्होंने वार एंड पीस की रचना की जो कि काफी अपने आप में बहुत चर्चित रहा। तो महाभारत को आधार बनाकर कुरुक्षेत्र में इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि जो दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ इससे कैसे कितना नुकसान होता है किसी कंट्री को, कैसे पीछे चले जाते हैं कई कंट्री, ये इसमें दर्शाया गया था। इसके बाद दोस्तों रश्मि रथी इनकी काफी चर्चित रचना है। रश्मि रथी जो कि 1952 में प्रकाशित हुई थी, तो वो इनकी काफी चर्चित रचना है। इसके बाद दोस्तों नील कुसुम जो कि 1954 में प्रकाशित हुई। उसके बाद दोस्तों उर्वशी जो है दोस्तों 1961 में प्रकाशित हुई। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा दोस्तों कि उर्वशी के लिए दोस्तों इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनको हर एक के लिए, गद्य के लिए अलग से, पद के लिए अलग से और इनके निबंध के लिए अलग से इनको पुरस्कार मिले। जैसा कि दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो अर्धनारीश्वर पढ़ेंगे वो इनका एक चर्चित निबंध है। इसमें इन्होंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि कोई भी मानव को, अगर हम मानव कल्याण की बात करें, अगर हम समाज को आगे बढ़ाने की बात करें, तो सिर्फ ये पुरुषों से आगे नहीं जा सकता। इसमें दोनों का मिश्रित रूप होना काफी जरूरी है, जो कि अर्धनारीश्वर भी है जो दोस्तों 1952 में ही प्रकाशित हुई थी। इसके बाद दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा। जी हाँ दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा ये
जो रचना है दोस्तों, ये क्या करते हैं कि 1963 में लिखते हैं। जब दोस्तों 1962 में क्या होता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, तो इससे ये काफी क्षुब्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भारत की हार होती है, और भारत की जब ये हार होती है तो दोस्तों इसको ये झेल नहीं पाते। क्योंकि आपको पता होगा कि जब 1952 ईस्वी में जब लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण हुआ, तो इनको राज्यसभा में 1952 ईस्वी में चुना गया था। लगातार ये 6 साल तक वहां बने रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य बने रहते हैं। तो जब 1962 में जब 1962 तो 1962 में जब वार होता है, चाइना के साथ हमारा युद्ध होता है और उस युद्ध में हम हार जाते हैं। इसका कुछ रीजन है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे देशों ने हमारा साथ नहीं दिया। दूसरा रीजन ये भी है दोस्तों कि उस समय हम उतने सुदृढ़ नहीं हुए थे। तो इस पे इन्होंने दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा लिखा। परशुराम, आपको पता होगा दोस्तों कि परशुराम जो थे उन्होंने कई बार क्या किया था, बहुत सारे जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, उनको क्या किया था, इस पृथ्वी पर से खत्म कर दिया था, यानी कि क्षत्रियों का वंश ही खत्म कर दिया था। इसलिए दोस्तों इनका जो रामधारी दिनकर जो थे, इन्होंने लिखा था क्या, परशुराम की प्रतीक्षा है कि यानी कि इन जो चीन वाले हैं, इनको हराने के लिए फिर कोई ना कोई वैसे परशुराम जो आएंगे वही कर सकते हैं। क्योंकि 1962 में जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी इन्होंने काफी आलोचना की थी राज्यसभा में। इन्होंने इस बात को लेकर कि आप क्या कर रहे हो कि आपने हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दे दिया, लेकिन आप प्रतिदिन हिंदी पे जो अपशब्द जो बोले जाते हैं, इनको लेकर काफी इन्होंने खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद जो दोस्तों इनके कोमलता का कायित्व 1964 में इन्होंने लिखा दोस्तों। इसके बाद हारे का हरिनामा 1970 में। और अगर हम गद्य की बात करें दोस्तों, ये सारे जो अभी हमने बात किया वो सब पद में थे। तो गद्य की बात करें दोस्तों तो मिट्टी की ओर, जो कि दोस्तों 1946 में प्रकाशित हुई। अर्धनारीश्वर, जो कि एक निबंध है लेकिन गद्य में लिखा गया है, 1952 में हुई थी, जिसके बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि इनकी एक फेमस कृति थी संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति की 4 अध्याय के लिए दोस्तों इन्हें क्या होता है, 1959 ईस्वी में, आपको याद रखना है कब, 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और एक बात आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि 1959 ईस्वी में ही दोस्तों इनको क्या होता है दोस्तों, पद्म विभूषण मिलता है। क्या मिलता है? पद्म विभूषण। जैसा कि आपको पता है कि उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों एक ही साल इन्हें दो बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारे जो अवार्ड होते हैं वो उनको किसी साहित्य के क्षेत्र में अगर आप अच्छे काम करते हो या फिर आप समाज के क्षेत्र में अच्छे काम करते हो तो आपको दिया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि काव्य की भूमिका 1958 में इनकी प्रकाशित होती है। बट पीपल जो है 1961 में प्रकाशित होती है। शुद्ध कविता की खोज जो है दोस्तों 1966 में प्रकाशित होती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो दिनकर की डायरी, जी हाँ दोस्तों, डायरी हर इंसान को लिखनी चाहिए, क्योंकि डायरी एक ऐसा चीज है जिससे क्या होता है कि चीजें स्पष्ट हो जाती है। आप जब इस एज में थे तो आप क्या सोचते थे, आपने यहाँ तक यात्रा की तो आपकी सोच क्या हुई, इसलिए डायरी हर एक को लिखनी चाहिए। तो जो दोस्तों इनकी भी एक डायरी थी, दिनकर की डायरी करके, जो प्रकाशित होती है 1973 में। इसके बाद भी दोस्तों इनको मरने के उपरांत भी कुछ चीजें, कुछ सामान इनको मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे इनके काव्य। दोस्तों अब आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये इन्होंने, अगर इनकी वृत्ति के बात की जाए दोस्तों, तो जैसे ही ये बीए किए थे उसके बाद ये एक टीचर के रूप में, टीचर रहते रहते दोस्तों ये क्या होता है कि इसके बाद ये होता है दोस्तों सब स्टार बनते हैं। सब स्टार बनने के बाद दोस्तों ये क्या होता है कि जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है तो दोस्तों ये 1947 में क्या करते हैं, हिंदी विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय का ये क्या करते हैं कि कुलपति बनते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत सारी रचनाएं का रचना किया। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर के बारे में, तो इसकी चर्चा दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रणवीर कुमार ऑफिशियल को।